हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। सो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन एज यूजुअल आपकी यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट चल रही है। और आज का जो आपका लेटेस्ट टॉपिक है वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के ऊपर है, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंट स्कैनिंग? अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्कैनिंग के बारे में पूछा गया है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग का क्या मतलब है। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझा देती हूँ। किसी भी चीज को एग्जामिन करना, किसी भी चीज को ढंग से देखना, उसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक डाउट है जो आपका क्लियर कर देते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग वर्सेस एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, स्कैनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है मैम? देखिए, अगर आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं ना, तो ये जो है सीधा आपका, जब आप अपना प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में लाते हैं उसके एग्जीक्यूशन से पहले का काम होता है। ठीक है, बिफोर एग्जीक्यूशन आपको, उससे पहले आपको स्कैन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रही हूँ, तो जो स्कैनिंग होगी बेटा वो आपकी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले करी जाएगी। ठीक है, वही अगर एनालिसिस की मैं बात करूं, तो जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे कि अगला एक्शन आपको क्या लेना है, उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। सो स्कैनिंग मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन और एनालिसिस का मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन। सिंपल सा एक लाइन में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग वही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ के देखिए, आप जैसे डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स लेके जाते हो, अपने एक्सरेज कराते हो, तो पूरा एग्जामिन किया जाता है, तभी तो आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो वही चीज यहाँ पर होती है बिजनेस के साथ। ऑर्गेनाइजेशन में स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए जगह नहीं है मार्केट में। आपने नोकिया तो सब जानते होंगे। मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर मैं बात करूं नोकिया की, तो नोकिया आप लोग सब जानते हैं। तो नोकिया जो है वो आपका फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया गया था इंडिया में। ठीक है, नोकिया ने। फिर क्या हुआ, नोकिया ने ना एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना छोड़ दिया, या फिर उनकी कहीं ना कहीं कमी रह गई एनवायरमेंटल स्कैनिंग में, जिसकी वजह से मार्केट से नोकिया बहुत ही जल्दी बाहर निकल गया। अब आपको कहीं नोकिया देखने को नहीं मिलेगा। पहले नोकिया के कीपैड्स वाले फोन आते थे, लेकिन अब वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग टाइम पे नहीं की। जब स्मार्टफोन्स का रिवॉल्यूशन आया, जब स्मार्टफोन्स का रेवोल्यूशन आया, उसके बाद क्या हुआ, वो कोप अप ही नहीं कर पाए। उनका सिर्फ एक ही फीचर रह गया, कीपैड वाला। अब कस्टमर्स को तो हमेशा इनोवेशन अपडेशन चाहिए होता है। अगर आप उन्हें नहीं देंगे एनवायरमेंट के, अगर आप स्कैनिंग नहीं करोगे तो आप मार्केट में, आप बिल्कुल, आपका प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं। वही नोकिया के साथ हुआ। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी नहीं, स्मार्टफोन्स आ गए, और स्मार्टफोन्स आते ही तुरंत कस्टमर स्विच ऑन करके, टच स्क्रीन चाहिए ना सबको, कौन कीपैड दबाएगा? कीपैड्स का फोन कौन यूज करेगा? ठीक है, तो वो लोग वहां पीछे रह गए। अभी एप्पल की बात करती हूँ यहाँ पर। एप्पल जो है वो रेगुलरली आप लोगों को अपडेट देता रहता है। अब आपने देखे होंगे आईफोन के कितने सारे नए वर्जन्स आते रहते हैं। मुझे इतना आईफोन के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि आईफोन्स के ना, सुनती रहती हूँ मैं अपने घर में कि आईफोन का ये वाला नया अपडेट आया है, मतलब आईफोन अब 60 मिल रहा है, 90 मिल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अपडेट्स आता रहता है। इसीलिए एप्पल जो है वो टिका हुआ है मार्केट में, क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रखी है। ठीक है, केयरफुली वो हर चीज को एग्जामिन करते हैं कि उनके मार्केट में क्या है इंटरनल फैक्टर्स और क्या एक्सटर्नल है जो उनके मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है वो देखिए, टाइम टू टाइम आप लोगों को तो पता होगा भाई आईफोन के बारे में, तो इसके कितने सारे नए नए वर्जन्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अभी 50 आया, 70 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, पता नहीं कुछ इस तरीके का अपडेट होता है। ठीक है, आईफोन्स में। तो लेकिन नोकिया में क्या था, सिर्फ एक ही फीचर्स कीपैड वाला। अगर नोकिया चाहता स्कैनिंग करता तो वो ही नोकिया का क्यों नहीं टच स्क्रीन आ सकता था, या उसमें ही कुछ क्यों नहीं फीचर्स आ सकते थे? ठीक है, तो वही चीज है, इसीलिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मैम इंटरनल स्कैनिंग का। प्रॉपर अगर मैं आपको मतलब बताती हूँ तो इसका सिंपल सा मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल। जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आपको इंटरनल फैक्टर्स को स्कैन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फैक्टर को स्कैन करना पड़ेगा। इंटरनल एक्सटर्नल में प्रीवियस लेक्चर्स में बिल्कुल क्लियर बता चुकी हूँ, और वहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आया भी हुआ है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके अंदर कंट्रोल में होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे कंट्रोल कर सकती है, उसके पॉलिसीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्प्लॉयज, उसके ह्यूमन रिसोर्स, एसेट्स,
लेकिन एक्सटर्नल कौन से होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट आते हैं। माइक्रो जिसमें आपके कॉम्पिटिटर सप्लायर्स वगैरह आते हैं, और मैक्रो में आपके एनवायरमेंट, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेशनल, इकोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, इस तरीके के कुछ आपके पार्ट्स वहां पर दिखाई देते हैं। अगर आप इन दोनों का एनालिसिस करोगे तभी एनवायरमेंटल स्कैनिंग कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को एनवायरमेंटल स्कैनिंग समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे मैंने आपको बोला, एक्सटर्नल एनालिसिस होता है और इंटरनल एनालिसिस होता है। एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो और मैक्रो आता है, ठीक है। वही माइक्रो के अंदर आपके 5 फोर्स एनालिसिस आते हैं, जिसको मैं आपको बता चुकी हूँ पोर्टर के, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थ्रेट ऑफ राइवलरी, और आपके राइवलरी अमंग सब्स्टिट्यूशन, थ्रेट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है। और माइक्रो की बात करें तो आपका पेसल एनालिसिस, ठीक है। पेसल एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये आपका मैक्रो के अंदर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से मिलकर आपका स्कैनिंग बनता है। अब आते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका, प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। यहाँ से आपको स्टेप वाइज या सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग? अब हमने सोच तो लिया है कि हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे, क्या प्रोसेसर होता है स्कैनिंग करने का? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है आपका आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आपको अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स पहचानने होंगे कि कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है। जब आपको पता ही नहीं होगा, आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में ही नहीं पता कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, कि थ्रेट है कि स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, क्या है, ठीक है। तो आप किस तरीके से स्कैनिंग करोगे? पहले आप अपने उनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स को पहचानिए। अब आपने पहचान लिया, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्कैनिंग एंड सेलेक्टिंग द रेलिवेंट एंड की फैक्टर्स। आप जो आपकी कंपनी के लिए जरूरत है सिर्फ वही वाले सिलेक्ट करिए। अब देखिए, जब आपके एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनल की बात करती हूँ, तो आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं, आपकी जो एम्प्लॉयज है वो बहुत अच्छे हैं, आपका रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, तो फिर आप उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? आपको सिर्फ रेलिवेंट फैक्टर्स चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, या टेक्नोलॉजी, अगर मैं माइक्रो में चली जाती, मैक्रो में चली जाती हूँ, एक्सटर्नल में, तो अगर मैं बात करूँ कि वहां पे कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो जो फैक्टर्स आपको सेलेक्ट करने हैं सिर्फ वही करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी को सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफाइनिंग वेरिएबल्स फॉर एनालिसिस। अब आपने जो फैक्टर्स चूज कर लिए, जैसे इकोनॉमिक कर लिया, टेक्नोलॉजिकल कर लिया, कॉम्पिटिटर्स कर लिए, ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिए फैक्टर्स। अब इनको आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करने के बाद जो है वो किस तरीके से एनालिसिस करेंगे मैम? नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स। अब मैंने तो देख लिया टेक्नोलॉजिकल, चलिए मुझे प्रॉब्लम स्कैनिंग करनी है, मुझे इन्वायरमेंट के अंदर करना है, इकोलॉजी में करना है, कॉम्पिटिटर्स में करना है। अब मुझे यूज करना होगा अलग अलग मेथड्स, कि कौन से मेथड से हम स्कैनिंग करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं, पेसल मेथड, पीएसटीएलई, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी। 5 फोर्स मेथड यूज करेंगे, या फिर मैम हम लोग क्वेस्ट यूज करेंगे, या ईटीओपी यूज करेंगे, जो कि नए टॉपिक से जो मैं आपको आगे कराऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपको आप मेथड चूज करना है कि किस मेथड से आप देखिए, अगर आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, SWOT, स्वॉट एनालिसिस, तो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस देखोगे, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट देखोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको मेथड चूज करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोरकास्टिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, सीधा सा, अब जो आपने फैक्टर्स चूज करे, अब आपको ये देखना है कि फ्यूचर के अंदर इन चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करके चलना है साथ ही साथ, कि फ्यूचर में इन चीज का क्या, इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे लॉन्ग टर्म बिजनेस में। फिर आता है डिजाइनिंग प्रोफाइल्स। डिजाइनिंग प्रोफाइल्स का मतलब ये होता है कि आप जो आपने सब कुछ कर लिया है, अब आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में इसको फाइल करिए, एक डॉक्यूमेंट तैयार करिए, उसको कम्युनिकेट करिए अपने सीनियर से, जो भी बनाता है आपको उसको कम्युनिकेट करना है कि आपने ये एनालिसिस किया है, उसको एक रेडी करिए, ठीक है। फिर लास्ट है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। फिर क्या करना है आपको, लास्ट में प्रॉपर आपको एक समरी तैयार करनी है पेपर पे, यानी एक प्रिंटेड पेपर पे आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, जो कि आपकी जब भी कोई आपका मीटिंग होगी वहां पे जो आपको प्रेजेंट करनी होती है, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें वहां पे बतानी होगी। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। चलिए, जैसे मैंने बोला आज नए टॉपिक्स है थोड़े से, तो क्वेस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा, पेसल स्वॉट में पढ़ा चुकी हूँ, 5 फोर्सेस में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है ये शायद आपने ना भी पढ़ा हो, क्वेस्ट के बारे में, तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक दैट इज प्रपोज्ड बाय BNNS, ठीक है। ये आपका आता है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक, यानी ये जो है वो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे ध्यान देता है। याद रखिएगा, क्वेस्ट का जो काम होता है वो आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान पे रख के ये करता है काम। अब मैम ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या है?
देखिए क्वालिटेटिव वही चीज जिसमें नंबर्स नहीं होते, क्वांटिटेटिव वो चीज होती है जिसमें नंबर्स होते हैं। नंबर्स का मतलब आपकी सेल्स की फिगर कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, जहां नंबर्स की चीजें होती हैं। क्वालिटेटिव में आपके एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते हो इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एटीओपी, ये भी शायद आपने ना पढ़ा हो, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ये भी एक तरीका होता है। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, स्वॉट, आपके पेसल, आपका ईटीओपी, क्वेस्ट, ये सारे टेक्निक्स होते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के, जो मैंने बोला ना कौन से मैथड्स आप यूज कर सकते हो, तो ये मैथड्स है। ईटीओपी एनालिसिस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। इसके अंदर सिर्फ हम एक्सटर्नल चीजें देखते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरमेंट को देखते हैं, यानी आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, क्या क्या आपको नए नए ऑफर मिल रहे हैं और क्या किस किस कॉम्पिटिटर से आपको डर है या किस किस से आपको डेंजर है, ये देखा जाएगा इसमें ईटीपीओपी एनालिसिस में। तो कहीं भी क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ऐसा कौन सा एनालिसिस है जो सिर्फ आपके थ्रेट और आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल को देखता है, तो वो आपका ईटीओपी रहेगा। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के ये कुछ एलिमेंट्स है, जो नया टॉपिक है, मुझे नहीं लगता है किसी ने कराया होगा ये वाला टॉपिक अभी तक। ठीक है, कि नया टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो ये आपके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, अगर हम बोल सकते हैं बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग के। सबसे पहले है इसके अंदर इवेंट्स। अब इवेंट से क्या मतलब है, इवेंट्स का मतलब कोई भी नई चीज होना, कंपनी के अंदर कोई भी नई चीज होना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक नया रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक नया रूल कर दिया है कि अब जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाएंगी वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाएंगी वो एज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया इवेंट्स, यानी कोई नई चीज होती है। फिर उसके बाद है ट्रेंड्स। ट्रेंड का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे कपड़ों के साथ होता है कि अभी तो ये वाला ट्रेंड चल रहा है, अभी तो ये वाले जीन्स का, पहले बेल बॉटम वाली जीन्स चलती थी ना, ठीक है, वो जो पहले अमिताभ बच्चन के टाइप के जो जीन्स थी, तो वो उस टाइम पे कितना ट्रेंड था उन जीन्स का। तो ऐसे ही ट्रेंड्स है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, किस चीज को ज्यादा, जैसे अभी आईफोन का बुखार चढ़ा हुआ है लोगों को, आईफोन का क्रेज चढ़ा हुआ है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी जहां पर पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता तो बच्चे जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हम खाना नहीं खाएंगे या हम घर से भाग जाएंगे, हमें आईफोन दिलवाया जाए, जो कि बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये सिर्फ खाली आपका टाइम भी वेस्ट होगा आपका आईफोन से और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो जो लोग प्लीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करके जो है वो आईफोन खरीद रहे हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैंने देखी है। ठीक है, तो ये जो क्रेज चल रहा है ना आईफोन का, ये बकवास वाली जो चीजें चल रही हैं, तो बस वही ट्रेंड की अभी क्या चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड्स कि किस डायरेक्शन में जो है वो आपका इवेंट्स जो चल रहा है, क्या पैटर्न चेंज आ रहा है। फिर आता है इश्यूज। अब अगर मैं इश्यू की बात करती हूँ तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो अब कंज्यूमर्स को ये है कि अब गवर्नमेंट ने तो बोला है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाइए जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। तो अब कंज्यूमर जो है वो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह को लेके थोड़ा सा ज्यादा अब इश्यू होगा कि अगर हम ऐसा बना के देंगे तो कस्टमर्स जो है वो कंप्लेंट करेंगे कि भाई आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग शुरू कर दीजिए, प्लास्टिक वेस्ट मत करिए। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कंपनी वालों के लिए। फिर होता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये होता है कि क्या एक्चुअली कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, नया इश्यू चल रहा है, उसको देखते हुए आप क्या डिमांड कर रहे हो कंपनी से। तो इन्वेस्टर्स तो यही डिमांड करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करिए भाई, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया है, आपका इंप्लीमेंट कर दिया है कोई रूल्स रेगुलेशन, तो आपको, हम फिर कस्टमर भी तो यही एक्सपेक्ट करेगा ना कि हाँ यार अब तो जो भी प्रोडक्ट आएगा कंपनी की तरफ से वो इको फ्रेंडली आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स थे, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज और एक्सपेक्टेशन, ये सिर्फ 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अभी एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सो एक क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज डिजाइन टू एनालिसिस द एनवायरमेंटल क्विकली एंड इनएक्सपेंसिव। अब कीवर्ड पहचानिए यहाँ पर क्या है। तो कीवर्ड यहाँ पर जो है इसका है क्विकली, जल्दी। और आप बताइए स्वॉट में कहीं ऐसा है जल्दी का कोई काम है, नहीं। पेसल का कोई जल्दी का काम है, नहीं। क्वार्टर 5 फोर्सेस का, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्वेस्ट टेक्निक। क्वेस्ट टेक्निक का मतलब क्विक, मैंने आपको बोला ना क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है ये, जिसमें इंटरनल और सॉरी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देखा जाता है। तो आप कीवर्ड अगर पकड़ लेते हैं यहाँ पे क्विकली, तो आपको फुल फॉर्म में ही आंसर मिल जाता है, क्यू यू से क्विकली ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया है उसी से ही है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर कंपोनेंट कंसिडर ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखने में बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, अरे इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आएगा, लेकिन अगर यही आ जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, पढ़ाई नहीं होगा तो। अब अगर आपसे पूछ लेते हैं इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एनवायरमेंटल स्कैनिंग का, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, एक्सपेक्टेशन या फिर फोरकास्टिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 होते हैं, इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज और एक्सपेक्टेशन। तो यानी फोरकास्टिंग यहाँ पे जो है वो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि फोरकास्टिंग इज अ नॉट अ कोर कंपोनेंट कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ नए टॉपिक थे आज, क्वेस्ट और ईटीओपी। इसमें ज्यादा पढ़ाने को कुछ नहीं था, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको फुल फॉर्म और इसका मतलब बता दिया। कई डेफिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एनालिसिस है जो सिर्फ थ्रेट और अपॉर्चुनिटी देखता है, तो आप कौन सा लगा देते हैं, आप पेसल लगा देते हैं, मुझे पता है आप सॉर्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। सॉर्ट एनालिसिस लग जाता है उसमें कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट तो सॉर्ट के अंदर आती है, पर उसने स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं बोला, उसने अपॉर्चुनिटी थ्रेट बोला, तो आप ईटीओपी एनालिसिस लगा के आएंगे। ऐसी तरीके से कंपोनेंट पूछ लिया जाएगा, इवेंट्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, इश्यूज क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो वही वाली 4 चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप छोड़ के नहीं जानी एग्जाम्स में। बेसिक क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। और ये नए टॉपिक थे जो आज मैंने आपसे कराए हैं, और आगे की क्लास में हम लोग फेमा फेरा करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के लिए सेशन यही तक था। आई होप आप लोग को सेशन वाकई अच्छा लगा हो। अगर आपको वाकई सेशन अच्छा लगता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने शेयर थॉट जो भी थॉट्स हैं वो शेयर करिएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।